एक तो उसके पास फ़ोन भी नहीं था, किसी से पूछ ही ले। आलियान ने ले लिया था ताकि वो अपने घर वालों से बात ना कर सके। जब उसे और कोई चारा नज़र ना आया तो लैंडलाइन से आलियान को फ़ोन किया। कुछ देर बेल जाने के बाद स्पीकर से आलियान की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी, अस्सलाम वालेकुम। आलियान की आवाज़ सुनते ही फजर शुरू हो गई। आलियान कहा, हाँ तुम कब वापस आओगे? देखो मेरा फ़ोन वापस कर दो मुझे मैं। फजर की ज़बान आलियान की आवाज़ पर रुकी, जिसने ज़ोर देकर फजर का नाम लिया था ताकि इसे चुप करा सके। फजर मैं ऑफिस में हूँ और इसी टाइम पे आऊँगा जिस टाइम पे रोज़ आता हूँ, और अपने फ़ोन को भूल जाओ। ये कहकर आलियान फ़ोन रखने ही लगा था जब फजर की तकरीबन होती ही आवाज़ पर वो रुका। आलियान बात तो सुन लो मेरी, कहो क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते? फजर की एक बात पर आलियान ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा मैं थोड़ी देर तक आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, लैंडलाइन से अगर तुमने मेरे अलावा किसी को फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गॉट इट। आलियान की आवाज़ पर फजर ने पहले इस बात में सर हिलाया, फिर खुद को कोसती हुई कि इसे कौन सा नज़र आ रहा है, बोली, जी। फ़ोन रख कर वो कमरे में चली गई और एक बार फिर सोचने लगी कि वो खाना कैसे बनाएगी। इसे तो चाय भी बनाए नाम ही बनानी आती थी, लेकिन मुझे सोचकर खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद आलियान कुछ करेगा और उसे खाना खाना नहीं बनाना पड़ेगा। साथ के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा और वो वापस आते आते उसे 5 बज गए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो परी बेड से उतरती वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। जब वो अपने सर पर हाथ रखे एकदम से गिरने लगी थी। जब साथ ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और फिक्रमंदी से बार बार आंखें झपकती परी से बोला, क्या हुआ? जबकि परी उसे हाली हाली नज़रों से देख रही थी। साथ ने परी के चेहरे पर हाथ फेरा तो तपती गर्म हो रही थी। तवा तपती गर्म हो रही थी जबकि इसकी आंखें लाल हो रही थी। परी तुम्हें तो बहार है। साथ ही फिक्रमंदी से कहने पर जहाँ परी की एक बिट मिस हुई वहीं परी नज़रें फेर कर सास से दूर हुई और स्पार्ट लहजे में बोली, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं। ये कहकर परी वाशरूम में चली गई और वाशरूम के दरवाजे से लगकर होते हुए सोचने लगी, अब आ गया है झूठियाँ हमदर्दियाँ दिखाने के लिए मुझे। जबकि बाहर साथ परी की बात पर अब तक हैरान खड़ा था क्योंकि वो अब काफ़ी चेंज हो गई थी। लेकिन आज उसे परी में पुराने वाली परी की झलक नजर आई। लेकिन वो परी के लिए फिक्रमंद भी था जिसे कल रात रोते रहने की वजह से शदीद बुखार हो गया था और इसने कल से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए इसे शायद कमज़ोरी से चक्कर आ रहे थे। आलियान थोड़ी देर का कहकर तकरीबन 2 घंटे में आया था जबकि फजर जो इसका इंतज़ार कर करके थक चुकी थी इसे अंदर दाखिल होता देखकर हाथ बांध कर इसके सामने खड़ी होगी। तुम्हारी थोड़ी देर का मतलब 2 घंटे होते हैं, काम बहुत था तुम्हारी वजह से जल्दी जल्दी आया हूँ। फ़ोन तो नहीं किया तुमने किसी और को? बोट उतारते हुए आलियान मसरूफ़ अंदाज में बोला, तुम्हें फ़ोन की टेंशन है, इस बात की टेंशन नहीं कि मैंने जल्दी क्यों बुलाया है? फजर नरोठेपन से बोली तो आलियान मुस्कुराया। तुम्हें यकीनन अपने हैंडसम चार्मिंग डैशिंग शोहर की याद आ रही होगी, इसलिए आलियान इसके सामने खड़ा होता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारी तारीफ़ें करने के लिए नहीं बुलाया। वो पुप्पो ने कल कहा था कि कल का डिनर मैं बनाऊँगी। फजर तेज़ तेज़ बोली, हाँ भाई याद है, तो बतलाओ क्या खिला रही हो तुम मुझे अपने हाथों से? फजर का हाथ पकड़ते हुए वो बोला, आलियान मैं यही तो कह रही हूँ, मुझे कुछ बनाना नहीं आता तो मैं कैसे डिनर तैयार करूँ? तुम प्लीज़ कुछ करो। फजर की आवाज़ पर फजर की बात पर आलियान मुस्कुराया और बोला, तुम यकीनन मजाक कर रही हो है ना? आलियान मैं मजाक नहीं करी, मुझे सच में नहीं आता, तुम प्लीज़ कुछ करो। फजर के कहने पर आलियान ने परेशानी से बालों में हाथ फेरा और दांत पीसते हुए, आपको कुछ तो आता ही होगा। आलियान के पूछने पर फजर ने नफी में सर हिलाया। आपके? आलियान ने गुस्से में कहा, और तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? पहले तुमने ही नहीं सुना? आपके? आलियान ने इधर से उधर चक्कर काटते और फिर अपना फ़ोन निकालकर फजर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पकड़ो इसे और इस पर से रेसिपी देख के बनाओ। आलियान के कहने पर फजर ने इसके हाथ से फ़ोन लिया और कहा, ओके। परी जब वॉशरूम से निकली तो साथ सोफे पे बरजमान था। परी इसे नज़रअंदाज करके दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब साथ ही बुखार पर इसे रुकना पड़ा। परी बात सुनो। परी ने रुक कर लठमार अंदाज में कहा, क्या है? जल्दी बोलो, बहुत काम है मुझे। परी के कहने पर साथ चलता हुआ इसके सामने जा खड़ा हुआ और इसे बगौर देखता हुआ बोला, आंखें क्यों रेड हो रही हैं तुम्हारी? साथ ही कहने पर परी गड़बड़ा गई और बहाना सोचती हुई बोली, वो मेरी आंख में कुछ चला गया था। बहाना बनाते हुए परी ने नज़रें फेरी। दोनों आंखों में सामने आबरू उचकाकर तशवीश करने वाले अंदाज में पूछा। तो जब परी से कुछ ना बना तो झंझलाती हुई बोली, इतने सवाल क्यों कर रही हो? फटो, मुझे बाहर जाना है। साथ जो इसके आगे और दरवाजे के पीछे खड़ा था, परी इससे बोली तो साथ इसका बाजू पकड़कर बेड की तरफ बढ़ा। साथ पागल हो गए हो क्या? परी ने माथे पर बल लाते हुए कहा। तो साथ इसे बेड पर बैठाते हुए बोला, साथ नहीं, तुम इस वक्त मुझे डॉक्टर साथ समझो, मैं डॉक्टर और तुम पेशेंट। हम कोई छोटे बच्चे हैं जो डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे? डॉक्टर तुम पेशेंट। परी साथ की नकल आते हुए बोली। परी की बात पर पहले तो साथ को हंसी आ गई, लेकिन फिर इसके सर पर चिक लगाता हुआ बोला, पागल, हम खेल नहीं रहे, मैं सच में डॉक्टर हूँ और तुम सच में पेशेंट। अब ये बताओ खाना खाया तुमने? साथ के पूछने में परी ने कंधे उचकाकर कहा, नहीं, और नाश्ता करने की जहमत भी नहीं की होगी, और रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था तो बीमार तो होगी जाहिर है। साथ ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा ठीक है ना, अब लेक्चर देना तो बंद करो ना, तुम पहले ही मेरे साथ में इतनी दर्द हो रही है। फिलहाल मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर्स को तुम नहीं आप कहा जाता है। साथ ने मसनूई रोड जाते हुए कहा, जिस पर परी का कहना गुंजा रहा। हंसने के दरमियान बोली, तुम डॉक्टर तो क्या प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाओ ना, मैं फिर भी तुम्हें तुम ही कहूँगी। फजूल बातें बंद करो और उठो, कुछ खाओ। खड़ा होते हुए साथ बोला, जिस पर परी बेड पर मजे से लेटती हुई बोली, देखो जब तुम्हें बाहर हुआ था तो मैं हूँ तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई थी, अब मुझे बाहर हुआ है तो तुम भी बना कर लाओ। परी के कहने पर साथ कंधे उचकाकर बोला, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर सिर्फ
प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, बना कर नहीं देते। तो थोड़ी देर के लिए शोहर बन जाओ, परी मुँह बनाते हुए बोली, मुझे सूप नहीं बनाना आता, मैं कैसे बना कर लाऊँ? साद ने झिझलाते हुए कहा, हाँ तो ज़रूरी है सूप ही बनाओ, कुछ भी बना लो, लेकिन बना कर तुम ही लाओगे, खबरदार जब तुमने फूफो से कुछ कहा। वान करने वाले अंदाज में कहकर परी ने आंखें बंद करके बेड पर से टेक लगा ली और सर झटकता बाहर चला गया। परी ने साथ के जाने के बाद आंखें खोली और एक नज़र दरवाजे को देखकर मुस्कुरा दी। एक बार फिर वो अपनी बात पर कायम रहने में नाकाम रही थी। आलियान ने से फ़ोन लेकर फजर किचन में आ गई और बेवकूफ़ को लकब देते हुए सबसे पहले हुई साहिदा बेगम को फ़ोन मिलाने के लिए जैसे ही इसने कॉल वाला आइकन ओपन किया, सामने इंटर पासवर्ड लिखा आ गया, जिस पर फजर हक्का बक्का रह गया और बेहतर इसके मुंह से निकला, हाँ। फिर इसने व्हाट्सएप ओपन किया तो इस पर भी लॉक था। इस तरह वो जो भी ऐप ओपन करती जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सकती थी, सब पर पासवर्ड लगा हुआ था। बदतमीज़ इंसान, हर चीज़ पर पासवर्ड लगाया हुआ है, चालाक कहीं का। अभी फजर आलियान को कोस ही रही थी जब आलियान ने अचानक किसी हाथ से फ़ोन छीना और कहा, तुमने खाना बनाना है या यहाँ खड़े होकर फजूल की कोशिशें करनी है? शैतान का नाम लिए शैतान हाज़िर। आलियान के अचानक नमूदार होने पर फजर हड़बड़ा कर रह गई। मैं बस बनाने ही वाली थी, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। फजर ने बर्फक बहाना गढ़ा था, जिस पर आलियान नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला, जितनी तुम मासूम हो ना, पता है मुझे है, तुम चाउमन बनाओगी। हुक्म देते हुए आलियान ने यूट्यूब से चाउमन की रेसिपी निकाल कर फ़ोन फजर की तरफ बढ़ाया और कहा, फरजाना मुलाजमा तुम्हारी हेल्प कर देंगी। आलियान के कहने पर फजर ने इस बात में सर हिलाया और फ़ोन लेकर रेसिपी देखने लगी, जबकि आलियान किचन से बाहर निकल गया और फजर सारे इंग्रेडिएंट्स नोट करने लगी। थोड़ी देर तक साद इसके लिए ओट्स लेकर आया, जिस पर परी बुरी बुरी शक्लें बनाने लगी। बुरे बुरे मुंह मत बनाओ, जल्दी खत्म करो इसे, साद ने लताड़ते हुए अंदाज में कहा। तो परी मासूमियत से बोली, मैंने तुम्हें अपने हाथों से सूप पिलाया था ना? हाँ तो परी की बात पर साद से होते हुए बोला, तो तुम भी अपने हाथों से खिलाओ। परी की बात पर साद ने इसे घूरा और बोला, मेरे हाथ पर गोली लगी थी, तुम्हारे हाथ पर क्या लगा है? मेरे हाथ पर कर्फ्यू लगा है। मज़े से कहकर परी ने अपने हाथ पीछे कर ली, जिस पर साद बोला, लगता है वो हाथ तुम्हारे सर पर चढ़ गया है। ये कहकर साद परी को अपने हाथों से खिलाने लगा। आधा खाने के बाद परी ने कहा, बस क्या बस, फिनिश करो इसे, इतने बुरे हैं, देख लो फिर भी मैंने आधे फिनिश किया है, बस और नहीं। परी, अगर तुमने इसे फिनिश ना किया ना तो मैं ये बाउल तुम्हारे सर पर डाल दूंगा, और वैसे भी मेरे हाथ का खाने की ख्वाहिश तुम्हारी ही थी, चलो खाओ। ये कहकर चम्मच मारकर साद ने इसकी तरफ बढ़ाया और वो साद को देखते हुए खाने लगी। खिलाने के बाद साद ने बाउल सारे टेबल पर रखा और 2-3 सिरप लेकर आया और चम्मच बार बार कर परी से कहा, मुंह खोलो। तो परी बच्चों की तरह कहने लगी, कड़वी तो नहीं है ना? पानी ला कर दो पहले। परी, गिर जाएगी, मुंह खोलो, बाद में पी लेना पानी। साद ने चम्मच की तरफ इशारा करके कहा तो परी को मजबूरन मुंह खोलना पड़ा और सिरप पीकर बुरे बुरे मुंह बनाते हुए बोली, इतनी कड़वी दवाई है? साद ने पानी का गिलास भर कर इसकी तरफ बढ़ाया तो परी फ़ौरन से पी गई। तो साथ ने दूसरी सिरप का चम्मच भरा तो परी नफ़ी में सर हिलाती बोली, मुझे नहीं पीनी, ये भी कड़वी होगी, मीठी है, ये मीठी है, पीकर तो देखो। सादे से बच्चों की तरफ पिचकारता हुआ बोला तो परी ने पीकर खुश हो होते हुए कहा, ये मीठी थी। परी को दवाई पिलाकर साथ बर्तन उठाकर चला गया, जबकि परी का दिल चाह रहा था वो कहीं ना जाए, ऐसे ही इससे बातें करता रहे, इसका ख्याल रखता रहे। अभी तो इसने इश्क की पहली मंजिल पर कदम रखा था, जिसका इससे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये इश्क कितना जालिम है, इंसान को बेबस कर देता है। ये किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता, जहाँ इंसान न किसी की शराकतदारी बर्दाश्त करता है और ना दूसरे की लापरवाही। फजर फरजाना की मदद से खाना बनाने लगी, जिसमें बहुत दफ़ा इसका हाथ जला भी था और कटा भी, लेकिन वो बहुत मेहनत से चाउमीन बनाने में मगन थी। लेकिन सॉस डालते हुए एक फवारे की सूरत सॉसेस के कपड़ों पर जा बजा लग गया, जिस पर फजर का मुंह बन गया, क्योंकि इसे गंदे कपड़े पसंद नहीं थे। फजर चेंज करने के लिए कमरे में आ गई और चेंज करके जब वॉशरूम से निकली तो आलियान सोफे में बैठा फजर को देख रहा था। देखकर बोला, फजर जाकर देखो तो ज़रा, मुझे कुछ चलने की स्मेल आ रही है। आलियान की बात पर फजर की आंखें पूरी की पूरी खुल गई और भागती हुई किचन में गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर वो सदमे से रोने लगी, क्योंकि मैं वो आँच हल्की करना भूल गई थी और अब इसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। सारे चाउमीन जल गए थे। चूल्हा बंद करके फजर होते हुए कमरे में गई और औंधे मुँह जाकर बेड पर लेट कर रोने लगी। आज अगर कोई फजर से पूछता कि अपनी मेहनत ज़ाया होने पर कैसे लगता तो यकीनन बहुत अच्छे तरीके से बताती। आलियान भी फजर को रोते देखकर सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ा और झुककर उसे उठाने लगा। फजर, क्या हुआ है? आलियान ने तशवीश से फजर को उठाते हुए कहा, जिस पर फजर हिचकियों से रोते हुए बोली, आलियान, मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और वो जल गया, अब मैं क्या करूँ? तुम मुझे डांटोगे ना? अब हिचकियों से रोते फजर ने टक टक कर लफ्ज़ अदा किए, जिस पर आलियान ने इसे अपने गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं है, रोना बंद करो। आलियान के आराम से कह देने पर फजर ने इसे बेयकीनी से देखा और कहा, तुम मुझे नहीं डांटोगे तो फिर फूफो को क्या कहोगे कि मैंने क्यों नहीं कुछ बनाया? जल गया तो क्या हुआ, दोबारा बना लेते हैं, चलो उठो। लेकिन आलियान, मैं दोबारा कैसे बनाऊँ? इसमें तो बहुत टाइम लगा था, तुम उठो तो पहले, फिर बन भी जाएगा। ये कहकर आलियान फजर को लेकर किचन की तरफ बढ़ा और खुद सब चीज़ें नए सिरे से बनाने लगा और
फजर अपना रोना भूलकर अब हैरत से आलियान को काम करता देख रही थी, जो वो सारे काम जिसमें फजर ने आधा घंटा लगा दिया 10 मिनट में कर चुका था। फजर हौंक बनी इससे काम करता देखती रही, जो अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि इसे ये भी पता नहीं चला कि फजर कब से ऐसे ही खड़ी से देख रही थी। आधे घंटे की मुशक्कत के बाद आलियान ने चाउमन दम पर रख दी और फजर ने हैरत से इसे देखा, क्योंकि इसने तो किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया था, सब कुछ आलियान ने ही किया था। फजर ने खुश होकर आलियान की तरफ देखा, जो अब इसी की तरफ मुतवज्जह थी, और पुरजोश होकर इससे बोली, आलियान तुम्हें कुकिंग करना किसने सिखाया? इससे पहले आलियान को जवाब देता समीना बेगम किचन में दाखिल हुई और प्यार से फजर को देखते हुए बोली, क्या बनाया है मेरी बेटी ने? समीना बेगम के सवाल पर फजर ने आलियान की तरफ देखा तो वो बोला, मामा फजर ने चाउमन बनाए हैं, मैं भी बस यही देखने आया था कि कैसे बने हैं। आराम से अपनी मेहनत का क्रेडिट फजर को देकर वैसे बोला जैसे सच में फजर ने बनाए हो। आलियान के कहने पर समीना बेगम ने फजर को गले लगाकर प्यार किया और कहा, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर कुछ देर आराम कर लो। इनकी बात पर फजर मुस्कुराई और स्वाद में सर हिला दिया और समीना बेगम बाहर चली गई तो आलियान ने चूल्हा बंद किया। फजर आलियान को देखते हुए बोली, आलियान तुम कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला था कि तुम ही आलियान हो और तुम ही शाह। फजर सबको यही कहोगी कि ये तुमने बनाया है, भांडा मत फोड़ देना प्लीज़, अब चलो मुझे चेंज भी करना है, इतनी गर्मी है। ये कहते हुए आलियान बाहर निकल गया और फजर भी इसकी तकलीद में बाहर निकल गई। अब वो सारा रोना भूलकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने खुद जो चाउमन बनाए थे वो तो पता नहीं कैसे बने थे, लेकिन आलियान के बनाए हुए यकीनन बहुत मज़े के होने थे। डिनर पर आज सबने चाउमन की बहुत तारीफ़ की थी, जिस पर फजर बार बार मशहूर नज़रों से आलियान की तरफ देखती, जो कि शायद पहली दफ़ा हो रहा था। डिनर के बाद आलियान रूम में लैपटॉप लेकर बैठा था, जब फजर ने इसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड पर रखा और बोली, थैंक यू सो मच, आज तुम्हारी वजह से सबने मेरी इतनी तारीफ़ की। खुशी से बोलती वो सच में इसकी मशहूर लग रही थी, मैंने तो इसलिए तुम्हारी हेल्प की, क्योंकि अगर तुम अच्छा खाना ना बनाती तो मेरी ही बेइज्जती होने की। क्या आलियान शाह की बीवी को कुछ बनाना ही नहीं आता? लेकिन आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, तुम कल से ही खाना बनाना सीखना स्टार्ट कर दो। आलियान के हुक्म पर फजर ने इस बात में सर हिलाए और अपनी मतलब की बात की, आलियान क्या मैं मम्मा से मिलने जा सकती हूँ प्लीज़? आलियान जो फिर से लैपटॉप उठा चुका था, फजर की बात पर नजरें उठाकर उसे देखा तो फजर फट से बोली, प्लीज़ फिर मैं खाना बनाना भी सीख लूँगी और तुम्हारी बिल्कुल बेइज्जती नहीं होगी। फजर की इजाज़त से कहने पर आलियान नफ़ी में सर हिलाता फिर से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जह हुआ और बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो और मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, और जहाँ तक खाना बनाने की बात है तो वो तो तुम हर हाल में सीखोगी। सर महरी से कहकर आलियान लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। आलियान प्लीज़ ना, मैं बस मिलकर आ जाऊँगी। फजर जो बोल रही थी आलियान की दहाड़ पर इसकी बात बीच में रह गई, मैंने मना कर दिया ना फजर। आलियान की बात पर फजर सहम कर खड़ी हो गई और मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। बदतमीज़ ना हो तो। कमरे से निकलकर फजर भी चली गई और वहाँ पर लगी जुले पर बैठकर आलियान को कोसते हुए उससे बातें करने लगी। बदतमीज़ इंसान, पता नहीं समझता क्या है अपने आप को, मतलब हद होती है। मेरी हेल्प क्या कर दी, नवाब साहब के तो पाँव ही नहीं ज़मीन पर टिक रहे, मैंने मना कर दिया ना फजर। आलियान की नकल उतार कर बोली, इसका मना करना तो जैसे पत्थर पर लकीर हो गया ना, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अपनी सारी बातें मनवा कर आखिर में सारा गुस्सा भी मुझ पर निकालता है। नवाब साहब का हर बात में जिद, तुम ज़िद्दी हो ना, तो मैं भी तुम्हारी ही बीवी हूँ, जाकर मैं भी दिखाऊंगी। गुस्से में सर झटका फजर अंदर की तरफ बढ़ी और लैंडलाइन के पास खड़े होकर लब काटते हुए इधर उधर देखने लगी, कहीं आलियान कहीं से नमूदार ना हो जाए। लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि आलियान नहीं आएगा तो वो क्रैडल की तरफ हाथ बढ़ाने लगी थी, जब इससे अपने पीछे आहट की आवाज़ आई और डर के मारे इसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर आलियान हुआ तो फिर वो तो गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोकर पीछे देखा तो उसकी सांस में सांस आई, जहाँ रिदा खड़ी से घूर रही थी। उसकी नज़रें महसूस करके फजर ने आबरू उचकाई, जैसे कह रही हो कि क्या। तभी वो बोली, तुम्हें पता है आलियान मुझसे मोहब्बत करता है और देखना मुझसे शादी भी करेगा और तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा और तुम देखती रह जाओगी, इसलिए बेहतर है खुद ही आलियान की जान छोड़ दो। रिदा जहरहंत लहजे में गोया हुई। इसे पूरी उम्मीद थी कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर जो हुआ वो उसकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था। फजर पहले तो इसकी बात सुनकर हैरान परेशान हो गई थी, लेकिन फिर वो कहका मारकर हंसी और उसका गैरान होने की बारी रिदा की थी। प्लीज़ स्टॉप किडिंग, अगर तुम उनसे मोहब्बत करता होता ना तो मुझसे शादी ना करता वो, बल्कि तुम्हें पता है क्या, मोहब्बत नहीं वो इश्क करता है, वो भी मुझसे, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस खुश फहमी से निकल आओ। पहले हंसते हुए फिर संजीदगी से इसने रिदा को बहुत कुछ पावर करवा दिया, जिसका इसे खुद नहीं पता था कि वो क्या बोले जा रही है। बस इसे इतना हक है, हक से इस आलियान के बारे में ये कहना पसंद नहीं आया था, इसलिए इसने पावर करवाना ज़रूरी समझा था कि आलियान पर सिर्फ इसका हक है। जबकि इसकी बात पर रिदा को बाजी पलटती हुई महसूस हुई और वो जो फजर के दिल में आलियान के लिए शक गलतफहमी करना चाहती थी, सुरख चेहरा लेकर वहाँ से चली गई। और इसके जाने के बाद फजर सर झटकती फिर से क्रैडल की तरफ मुतवज्जह हुई और अपना काम करने लगी जिसके लिए वो आई थी, और इसके बाद खुश होती कमरे में जाकर सो गई। परी जो आंखें बंद करके बैठी थी, साथ ही आवाज़ पर इसने आंखें खुली, जो कह रहा था कि परी ऐसे ठीक नहीं होगी।
تم اٹھو، لان میں واک کرنے چلتے ہیں، فریش ایئر میں جاؤ گی تو بہتر محسوس کرو گی۔ ساتھ یہ کہنے پر پری نے جڑ سے اپنا ہاتھ لیٹے لیٹے آگے بڑھایا تو ساتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھینچتی چلی گئی اور بولی اف آرام سے اٹھاؤ نا، میں نے تو آرام سے ہی اٹھایا ہے، اب تم اتنی ہلکی ہو تو میں کیا کروں؟ کندھے اچکا کر کہتا ساتھ اسے لیے لان کی طرف آ گیا۔ جب پری بولی ویسے ڈاکٹرز اپنے پیشنٹ کو اپنے ساتھ واک پر تو نہیں لے کر جاتے؟ پری کی بات پر حضرت مسکرایا اور بولا کچھ دیر کے لیے میں شوہر بن گیا ہوں۔ اب وہ لان میں پہنچ چکے تھے جب سعد نے پوچھا تمہارے پیپرز کب ہیں؟ بس ہونے والے ہیں، تمہیں پتہ ہے فجر بھی یوں ہی نہیں آتی اور اس کے بغیر میں بہت بور ہوتی ہوں۔ بتاتے بتاتے پری افسردہ ہو گئی اور پھر کچھ حال آنے پر سعد سے بولی سعد تمہیں پتہ ہے کل کیا ہے؟ کل سنڈے ہے۔ اوف میں کہہ رہی تھی کہ ابھی پری کہہ رہی تھی کہ سعد کے فون نے ایک بار پھر مداخلت کی تھی۔ سعد نے پاکٹ سے فون نکالا ہی تھا کہ پری اس کے ہاتھوں سے فون جھپٹ کر غصے میں بولے میں بات کر رہی ہوں نا، تم یہ فون نکال کر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ جب دیکھو تمہارے ہاتھ میں فون نظر آ رہا ہوتا ہے۔ غصے میں بولتے ہوئے پری نے اپنا ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے کر لیا۔ پری پلیز دے دو، کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے۔ سعد نے فون لینے کی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے کہا تو پری نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کسی ضدی بچے کی طرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی پھر تم چلے جاؤ گے نا؟ میں نہیں دوں گی۔ ابھی پری کہہ رہی تھی کہ سعد نے آہستہ سے آگے بڑھ کر پری کے ہاتھ سے فون لیا اور بولا میں رات تک آ جاؤں گا نا، پھر ساری باتیں کر لینا، پہلے بتاؤ کہ جا کہاں رہے ہو؟ سعد کی بات پر پری نے سوال کیا دوست کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم بالکل اچھے نہیں ہو، تمہاری بیوی بیمار ہے اور تم جا رہے ہو۔ پری غصے میں بولی جس پر سعد کو ہنسی آ گئی جس سے وہ بر وقت دبا گیا اور بولا میں آ جاؤں گا رات تک، پھر تم نے اپنی جتنی تیمارداری کروانی ہے کروا لینا۔ یہ کہہ کر سعد نے پری کے پھولے پھولے گال کھینچے اور چلا گیا، جبکہ پری کافی دیر تک اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہی کھڑی رہی اور پھر اندر چلی گئی۔ سعد کو جلدی آنے کی کوششوں کے باوجود آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ کمبل میں دبکی سوئی ہوئی تھی۔ سعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک گیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی سوری۔ وہ چاہتا تھا اب وہ یقیناً بہت غصہ کرے گی، آخر وہ اس کی تیمارداری کے لیے آیا جو نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پری نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ سعد سو گیا ہے یا نہیں، پھر جب اس کی گہری سانسیں سن کر اسے یقین ہو گیا تو وہ سو گیا تھا تو اس نے بھی جھک کر سعد کے کان میں سرگوشی کی اٹس اوکے اور پھر آہستہ سے اس کے گال کھینچ کے کہیں وہ اٹھ نہ جائے اور دل ہی دل میں کہا تیمارداری تو میں بھی تم نے کروا کر تم سے کروا کر رہوں گی۔ تبھی سعد ہلکا سا کسمسایا تو پری فوراً سوتی بن گئی اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی روکنے لگی اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادی میں چلے گی۔ آج صبح سے فجر اپنی رات والی حرکت پر بہت خوش تھی، حالانکہ اسے تھوڑا بہت ڈر بھی تھا کہ اگر علیان کو پتہ چل گیا تو وہ تو اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی کہ اسے بھلا کون بتائے گا کہ اسے ماموں کو کال کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ کل آئیں اور اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ ریدا والی بات تو وہ بھول بھی چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے یونیورسٹی نوٹس لے کر بیٹھی تھی جب علیان مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دب کر کے فجر کے سامنے صوفے پہ بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر دیکھنے لگا۔ جس پر فجر کے ماتھے پر پل پڑی، اس نے علیان کے ہاتھ سے نوٹس چپٹنے چاہے، جس پر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فجر کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا ویسے ایک بات تو بتاؤ، میں نے کبھی تم سے کہا کہ مجھے تم سے عشق ہے؟ لب دباتا وہ اشارے سے بول رہا تھا، جس پر فجر کو تب چڑھی اور وہ غصے میں بولی بس دیکھا نا، بتا دیا نا تمہاری اس چمچی نے سب کچھ تمہیں۔ ویسے وہ میری چمچی ہے تو نہیں، لیکن یہ بات بتا کر تو اس نے بہت اچھا کیا۔ ویسے وہ جا رہی ہے، لیکن تم بتاؤ کہ تمہیں یہ ہوش فہمی کیسے لاحق ہو گئی؟ میں نے تو تمہیں ایسا کبھی نہیں کہا، علیان مزے سے بولا، جس پر فجر کا دل چاہے اس کا سر پھاڑ دے۔ تم نے نہیں پر شاہ نے کہا تھا مجھے، فجر کو جب کچھ نہ سوجا تو یہ بول دیا۔ اچھا شاہ نے کہا تھا نا، میں نے تو نہیں کہا نا، علیان مزے سے کندھے جھکا کر بولا ہاں ٹھیک ہے، نہیں بولا نا تم نے، اور میں تو جیسے تم سے بلوانے کے لیے مری چاہ رہی ہوں نا۔ غصے میں بولتے ہوئے فجر نے کشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فجر اگر اب تم نے دوبارہ مجھے تم کہا نا تو آج کا ڈنر تم بناؤ گی اور پھر چاہے وہ جلے یا جو مرضی ہو، میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا۔ علیان کی بات پر فجر کچھ سوچ کر مسکرائی اور پھر بولی میں تو تم نہیں کہوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کہہ کر فجر اٹھی اور اپنی گود میں پڑا کشن علیان کو مارا جو اس نے بر وقت کیچ کر لیا اور فجر کو مارا، جس سے بچ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ فجر کو جس وقت کا بے صبری سے انتظار تھا، آخر وہ آ ہی گیا جب سائدہ بیگم وہاں آئی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد انہوں نے فجر کو ساتھ چلنے کا کہا، جس پر فجر کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور وہ اپنا بیگ لینے اپنے کمرے میں گئی تو علیان جو کہ تب سے کمرے میں موجود تھا اور سائدہ بیگم کی آمد سے بے خبر تھا، فجر کو بیگ اٹھاتا دیکھ کر بولا کہاں جا رہی ہو تم؟ علیان کے پوچھنے پر فجر نے جلدی جلدی بتایا ماما آئی ہیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ مزے سے کہہ کر فجر اپنا کچھ سامان اٹھانے لگی جب علیان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ ابھی تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھ آئی؟ فجر کے بازو پر گریف سے ہاتھ کرتا ہوا وہ غصے میں بولا، جس پر فجر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی علیان
کیا کر سکتی ہوں؟ ماما نے کہا ہے نا، میں کیسے منع کروں؟ پلیز چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، جیسے مرضی منع کرو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، تم مطلب کہیں نہیں جا رہی، سمجھی؟ جھٹکے سے فجر کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا، اور جس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، اور اسٹڈی میں چلا گیا جہاں اسے بار بار فجر کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس پر اسے ندامت ہوئی۔ شاید اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، مجھے اسے اس کی ماما نے ملوانے لے جانا چاہیے۔ سزا کسی اور طرح سے بھی تو دی جا سکتی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے عالیہ نیچے گیا تاکہ اسے بتا سکے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب تک وہ یقیناً غصے میں کہیں بیٹھی ہوگی، لیکن نیچے پہنچ کر جو خبر اسے ملی، اسے سن کر غصے سے اس کا برا حال ہو گیا۔ فجر عالیان کے رویے پر اپنے آنسو رگڑتی بیگ اور باقی سامان لے کر سائدہ بیگم کے ساتھ چلے گی۔ اس وقت اس سے عالیان پر جتنا غصہ آ رہا تھا، ایک غصے میں اس نے کسی بھی قسم کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر سائدہ بیگم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج سنڈے تھا اور ساتھ میں پری کی برتھ ڈے بھی ہے، اور اب تک اسے کسی نے وش نہیں کیا تھا، ورنہ فجر ہمیشہ اسے رات کے 12 بجے وش کرتی تھی۔ آج پہلی دفعہ ہی ایسا ہوا تھا کہ کسی کو اس کی برتھ ڈے یاد نہیں تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے صبح سے کہاں غائب تھا۔ صبح جب وہ اٹھی تھی تب ساتھ نہیں تھا، اس لیے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے کچھ بھی کرنے کو نہیں ملا تو وہ کارٹون لگا کر بیٹھ گئی۔ ڈوریمون اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھے، ابھی بھی وہ وہی دیکھنے میں اس قدر ماہر تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ساتھ کب کمرے میں داخل ہوا۔ بھاؤ آہ! ساتھ کے ڈرانے پر پری چیخی تھی، جس پر ساتھ کا کہکہ بلند ہوا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، ڈرا دیا مجھے؟ میں نے نہیں ڈرایا، تم ہو ہی ڈرپوک۔ ساتھ کے کہنے پر پری منہ بنا کر بولی، جی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ اب تمہاری؟ پری کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ بولا، وہ ہاتھ تو نہیں ہے اب گڈ۔ اچھا اٹھ کر تیار ہو، ہم سب مووی دیکھنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی بات پر پری ہوشگوار حیرت سے بولی، سچی مجھے؟ اب جلدی اٹھو۔ یہ کہہ کر ساتھ اٹھا اور پری کے وارڈروب سے ریڈ کلر کا فراک نکال کر پری کی طرف بڑھایا اور کہا، جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ۔ یہ کہہ کر ساتھ باہر نکلے گا اور ٹھیک دھڑ سمیت پادوا پری اور فاضل بیگم کے ساتھ کمرے سے نکلا اور ایک ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی روکی، جس پر پری نے حیرت سے کہا، ہم تو مووی دیکھنے آئے تھے نا، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ مووی دیکھنے سے پہلے کچھ کھا لینا چاہیے نا، اس لیے۔ یہ کہہ کر ساتھ گاڑی سے نکلا اور اس کی تقلید میں باقی سب بھی اندر کی جانب بڑھے، اور ساتھ جس سائڈ پر انہیں لے گیا وہ سب سے الگ جگہ تھی۔ پری سب دیکھنے میں ماہر تھی، اس لیے اس نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک دم سے لائٹس آف ہو گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پری حیرانی سے لائٹ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں گھمانے لگی۔ جب ایک دم سے سب لائٹس آن ہو گئی، سب ایک ساتھ بولے، ہیپی برتھ ڈے۔ ہر طرف بیلون ہی بیلون اور ڈیم لائٹ سے ماحول کو سحر انگیز بنایا ہوا تھا۔ پری نے پہلے حیرانی سے سب کو دیکھا اور پھر بھاگ کر آبدہ بیگم کے گلے لگ گئی اور پھر باری باری سب سے ملی۔ یہ برتھ ڈے یقیناً اس کی زندگی کا بہترین برتھ ڈے ہونا تھا۔ فجر سائدہ بیگم کے ساتھ تو آ گئی تھی، پر جب سے وہ آئی تھی اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج پری کی برتھ ڈے ہے اور سب اسے سرپرائز دینے والے ہیں، لیکن وہ نہیں گئی تھی، بلکہ اپنی طرف سے گفٹ بھجوا دیا تھا۔ اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ جب عالیان کو پتہ چلے گا کہ وہ چلی گئی ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ گھر کی ساری لائٹس بند ہو گئی اور فجر اندھیرے سے ڈر کر صوفے سے ایک دم کھڑی ہو گئی۔ ابھی اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا جب کسی نے اچانک اسے ایک جھٹکے سے دیوار سے لگایا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جس میں وہ عالیان کے غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، جو اسے گھورتا ہوا بولا، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر اس کے سرد لہجے پر اندھیرے میں نظر آتے اس کے ہلکے ہلکے دیکھ رہی تھی۔ جب عالیان اس سے خاموش رہنے پر دہاڑا، میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ فجر، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ میں آنٹی سے اجازت لے کر آئی تھی۔ عالیان کی دہاڑ پر فجر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اور میری اجازت تمہیں بتا دیا تھا نا میں نے۔ یہ کہہ کر فجر نے ہلکا سا سر جھکا لیا، اور میں نے منع کر دیا تھا۔ عالیان کے کہنے پر فجر نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، اگر تمہاری اجازت کے انتظار میں رہتی تو پوری زندگی تمہاری قیدی بن کر رہتی ہوں، تو میرے ساتھ رہنا تمہیں قید جیسا لگتا ہے؟ فجر کا بازو جھٹکے سے مروڑتے ہوئے عالیان بولا، جس پر وہ عالیان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، تو قید ہی تو ہے یہ جہاں، نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں، نہ ہی کسی سے بات کر سکتی ہوں۔ چیخ کر کہتے ہوئے آخر میں فجر کی آنکھ میں ایک موتی بے مول ہوا تھا۔ بھولو مت کہ یہ قید تم نے خود چنی ہے، تمہاری بے وفائی کی سزا ہے یہ قید۔ ایک مجرم کی سزا کی بھی مدت ہوتی ہے، میری سزا کی مدت کیا ہے؟ کب ختم ہوگی میری سزا؟ اور تم میرے ساتھ زبردستی کر کے وفا کی امید رکھ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے وفا کے وعدے نہیں کیے تھے تم سے، تم نے جو چاہا وہ کیا، میں نے جو چاہا وہ کرنے پر مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ سزا دینی ہے تو خود کو بھی دو۔ میں تو عشق کرتا ہوں تم سے، اور عشق تو ہوتا ہی ہے ظالم ظاہر۔ اس نے وہ اعتراف کر ہی دیا تھا جو شاید آج سے پہلے واضح الفاظ میں نہیں کیا تھا، لیکن اس اعتراف پر فجر نے بھی حساب برابر کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اگر تم نے ظالم عشق کیا ہے نا مجھ سے، تو میں نے بھی جنگ کیا تم سے، اور عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، تو تم اپنی غلطیوں کو عشق کا نام دو اور میں اپنی غلطیوں کو جنگ کا نام دیتی ہوں۔ جہاں ایک نے عشق کا اعتراف کیا وہیں دوسرے نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی تھی، لیکن دونوں ابھی بھی عشق اور جنگ کے اس مشترکہ میدان میں کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ چلو تم جنگ کرو اور میں عشق کرتا ہوں، لیکن ہوگا تو یہ سب میری قید میں ہی۔ یہ کہہ کر عالیہ نے فجر کا بازو پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ جب فجر بولی، اب نہ جنگ ہوگی نہ عشق، بہتر ہوگا کہ دونوں فریق ہار مان لیں۔ ناممکن، تم ہار مان سکتی ہو
क्योंकि तुम मैदान जंग में हो, लेकिन मैदान इश्क में ना तो हार मानी जाती है और ना ही मैदान छोड़कर भागा जाता है। इसलिए तुम अभी और इस वक्त मेरे साथ चल रही हो। ये कहकर फजर का बाजू पकड़कर आलियान इसे लॉन में ले आया। जब फजर ने अपने हाथ को झटका देकर आलियान की ग्रीस से छुड़ाया और बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। फजर ने भी दो बदो जवाब दिया, जिस पर आलियान कुछ देर खामोशी से देखता रहा और फिर बोला, अब मैं नहीं आऊँगा, अब तुम आओगी और खुद कहोगी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। सज़ा बन जाती है। गुजरे वक्त की यादें न जाने क्यों मतलब के लिए मेहरबान होते हैं लोग। पर यकीन लहजे में कहकर वो लंबे लंबे डग करता वहाँ से चला गया। और फजर काफ़ी देर तक वही किसी स्टैचू की तरह खड़ी रही और फिर सर झटक कर वो हल्की सी जामी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई और खुद से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, और अंदर चली गई। परी ने केक काट कर बारी बारी सबको खिलाया। आज वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा था कि सब इसका बर्थडे भूल गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सबको इसकी बर्थडे याद था, लेकिन इसे फिर भी फजर की कमी महसूस हुई। इसलिए वो सादा बेगम के पास गई और इससे बोली, हालात फजर क्यों नहीं आई? आप इसे भी ले आती ना। परी ने के पूछने पर सादा बेगम ने फजर का परी के लिए दिया हुआ गिफ्ट परी की तरफ बढ़ाया और बोली, फजर आई हुई है घर पर। वो कह रही थी कि इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए नहीं आई, पर इसलिए इसने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज दिया है। सादा बेगम के कहने पर परी खुश भी और वो आई हुई है और वो दुखी भी कि वो इसके बर्थडे पर नहीं आई। और बोली, गिफ्ट तो तब लोग जब वो खुद देने आएगी। परी मुँह बनाते हुए बोली, हाँ तो तुम आकर मिल लेना ना, इससे अच्छा होगा, इसका भी दिन अच्छा गुजर जाएगा। तो ठीक है ना, आप ये गिफ्ट इसे वापस कर दीजिएगा, जब मैं इससे मिलने आऊँगी तब इसके हाथों से लूँगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। सादा बेगम ने परी को प्यार करते हुए कहा। तो परी ने पूछा, अच्छा ये बताएं कि वो आई कितने दिन के लिए है? पता नहीं, ये तो बताया ही नहीं इसने। सादा बेगम ने कंधे हिचकाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं साथ से कहती हूँ वो मुझे वापसी पर वहीं छोड़ दे। खुशी कहते साथ परी साथ की तरफ बढ़ी, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था और इसके कंधा खुशी में जोर से हिलाते हुए बोले, साथ प्लीज़ मुझे वापसी पर फजर के घर छोड़ दो। क्यों भाई, क्यों जाना है तुमने फजर के घर? क्या मतलब क्यों जाना है? इससे मिलने के लिए जाना है ना, तो इसके हाथों से गिफ्ट भी तो लेना है। ले जाओगे ना? खुशी बताते हुए आहार में उसने लाड से कहा, अच्छा तो मेरे ऐसे गिफ्ट नहीं लेना क्या? सानिया अबरूज का बोली, जिस पर परी हैरत और खुशी से बोले, तुम भी गिफ्ट दोगे मुझे? क्यों, मुझे देना मना है? नहीं मना तो नहीं है, लेकिन तुमने मुझे सरप्राइज़ भी तो दिया है ना, ये भी तो गिफ्ट ही है। नहीं ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट तो अभी मैं दूंगा, हाथ आगे करो। साधने के कहने पर परी न समझी में अपने हाथ आगे बढ़ा दिया, जिस पर साध ने इसका हाथ पकड़कर खूबसूरत नगों वाली रिंग इसके हाथ में पहना दी, जिसे देखते हुए परी खुशी से साध का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच साद, इस सरप्राइज़ के लिए भी और इस गिफ्ट के लिए भी। मोस्ट वेलकम माय डियर वाइफ। साद के मुस्कुरा कर देखकर कहने पर परी इधर देखते हुए बोली, तुम तो मुझे फजर के घर छोड़ दोगे ना? हम ठीक है, जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। साद के कहने पर परी खुशी से उछलती हुई बोली, थैंक यू साद, तुम बहुत अच्छे हो, पर एक बात कहूँ तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तो फिर कैसा था? थोड़े खड़ूस से थे। परी मुँह बनाकर बोली, अच्छा मैं खड़ूस था? साथ में सुई गुस्सा दिखाते हुए बोला, नहीं मतलब बस गुस्सा करते थे ना, तो तुम भी ये मत भूलो ना परी के तुम भी पहले ऐसी नहीं थी, बहुत गुस्सा दिलाती थी। परी मुस्कुराकर परी से बोलता वो इसे सबके पास ले गए जहाँ सब बातें कर रहे थे और फिर वो भी इनकी गुफ्तगू में शामिल हो गया। आलियान और फजर जंगल के बीच एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहाँ इनके पीछे खाई थी और फजर आलियान की आंखों में आंखें डालकर इससे बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, चले जाओ। और कहते कहते इसे धक्का भी दे रही थी, जबकि आलियान बिल्कुल खामोशी से इसे सुन रहा था। फजर के धक्के से आलियान पीछे होता जा रहा था। जब फजर ने इसे एक ज़ोरदार धक्का दिया और वो नीचे खाई में गिर गया। फजर ने इसका हाथ पकड़कर इसे बचाना चाहा, लेकिन इसका हाथ स्लिप हो गया। आलियान फजर चीखती हुई उठी थी और उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो नहीं कुछ बेरबत जुमले बोलती वो काफ़ी देर तक हकीकत की दुनिया में आई ही नहीं थी, बल्कि अभी तक खुद को इस भयानक ख्वाब के जरिए सब महसूस कर रही थी। आज जब काफ़ी देर तक हाल महसूस से इधर उधर देखने के बाद इसे यकीन हो गया कि ये ख्वाब था, तो वो मुँह पर हाथ फेरती टेरेस पर जा खड़ी हुई, लेकिन अंदर से वो अब तक बेचैन थी। इससे याद था कि आलियान के जाने के बाद वो बेड पर लेट गई थी और फिर इसे पता ही नहीं चला कब नींद ने इसे अपने होश में ले लिया। अचानक तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक शुरू होगी, जिस पर फजर को मज़ीद बेचैनी होने लगी और वो अंदर की तरफ गई और लैंडलाइन से साहिदा बेगम को फ़ोन मिलाने लगी, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो गया था और अब तक कोई नहीं आया था। इसके पास अपना फ़ोन भी नहीं था और लैंडलाइन से फ़ोन हो नहीं रहा था। परेशानी से फजर इधर उधर चक्कर काटने लगी। जब चौकीदार भागता हुआ अंदर आया, जो शायद आते बारिश में भीग गया था, फजर से बोला, फजर बीबी वो बेगम साहबा का फ़ोन आया है, वो कह रही हैं कि बाहर ड्राइवर खड़ा है, आप इसके साथ हॉस्पिटल चली जाएँ। हॉस्पिटल के नाम पर फजर की धड़कन एकदम तेज़ हुई और इससे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अब मुश्किल अपने लहजे में काबू पाते हुए बोली, हॉस्पिटल क्यों जाना है बीबी? वो आपकी शोहर आलियान साहब जो आज आए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। अभी वो कह ही रहा था जब वो ज़ोर से बिजली चमकी थी और फजर को लगा जैसे इसका ख्वाब सच हो गया हो जैसे कुदरत ने इसकी कही बात को सच में बदल दिया हो। इसके कान में खुद के अल्फाज गूंज रहे थे। कुछ देर तो वो पत्थर बनी वही खड़ी रही और फिर जब उसे होश आया तो वो जैसे थी वैसे बाहर भागी और बरसती बारिश का ख्याल किए बिना जाकर गाड़ी में बैठी थी। आंसू अचानक लड़ी की सूरत में इसकी आंखों से मतवाता बह रहे थे। बार बार वो अपने चेहरे पर हाथ फेरती अपने आप पर काबू पा ली थी। खाना खाने के बाद सब घर जाने के लिए जाने वाले थे जब साहिदा बेगम के फ़ोन पर सबीना बेगम का फ़ोन आया था। जिन्होंने रोते हुए आलियान की शदीद एक्सीडेंट का बताया था, जिस पर सब वहीं से हॉस्पिटल के लिए चले गए और काफ़ी देर लैंडलाइन पर ट्राई करने
کے بعد جب وہ نہیں ملا تو انہوں نے چوکیدار کو فجر کو ہاسپٹل لانے کا کہا۔